माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। चलिए अब नीट 2020 के क्लास 12 के जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, उसको अपन अब सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 टू दी पावर -9। यानी आपको क्या दिया है, डाइपोल मोमेंट, जिसको अपन P से शो करते हैं, इक्वल टू दिया है 16 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी है। आगे दिया हमको द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। यानी जो डिस्टेंस R दी है वो दी हमको 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल के सेंटर से। जैसे सपोज करो ये डाइपोल है, डाइपोल सबको मालूम क्या होता है, -q + q चार्ज हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर दिया हमको, 0.6 मीटर पर निकालना है हमको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो इससे ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, यानी ये वाला एंगल दिया थीटा 60 डिग्री का दिया हुआ हमको। यहां लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस r यानी इस पॉइंट P पर निकालना है। r की वैल्यू दी हमको 0.6 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। क्या फार्मूला हो गया आपका, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी V निकालना है। तो आपको सबको मालूम है कि आर्बिट्री सिचुएशन में या r थीटा के फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = K P cos थीटा अपॉन r²। जहां K क्या होता है, वैसे आपको पता है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, K इक्वल टू होता है 1/4πε0, है ना। उसकी जगह में यहाँ पे नोटेशन हम K लिख के सॉल्व करेंगे। उसकी वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या आएगा, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 16 इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू कॉस थीटा। तो हम cos 60 की वैल्यू रख देते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू अपन रखने की कोशिश कर रहे हैं। cos थीटा मींस cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 1/2 अपॉन में r² मींस 0.6 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं 0.6 इंटू 0.6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखें जरा। जैसे हम ये पॉइंट हटाते हैं और ये पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 ऊपर आ गए, कैंसिल करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो ये 3 सा, ये 3 दूनी है ना, ये 3, ये 2 टाइम्स, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, V इक्वल टू 2 इंटू, काउंट कर लीजिए कितने आ रही है, ये -9 +9 कैंसिल, और ये आया 00, है ना, तो 200। तो डायरेक्ट लिख देते हैं V इक्वल टू 200 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो गया V इक्वल टू 200 वोल्ट। तो उस पर हम टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो लिखते जाते डाटा, रेडियस दी है R 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या दिया हमको, हैज ए चार्ज 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -7। चार्ज Q इक्वल टू दिया है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। और आपको क्या करना है, उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डिस्टेंस R इक्वल टू दिया हमको 15 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमको डिटरमाइन करना है।
क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहां जो पॉइंट है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इट इज द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अब देखें कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, आपको इस पॉइंट पर कहीं निकालना है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बाहर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। E इक्वल टू मिल जाएगा हमको इससे, K मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू हो गई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 15 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देते हैं हम 15 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 15 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, 3 से 3 सा 3 5 सा 3 5, कितना आ रहा सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहां पर हम। तो ये हो गया आपका 3.2 मल्टीप्लाई, और पावर कितनी हो गई 9 - 7, तो 10 की पावर 2 ऊपर बची है, नीचे से ये -2 और ये -2 ऊपर और चले जाएंगे, तो ये 6 होगा, है ना, पावर ऐड होती है, और नीचे 5 5 सा 25, ये 25 है, तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 में जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 2 सा 64 इंटू 2 128 है ना, तो 12.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना होगा नीचे 100 से कैंसिल हुई तो पावर 4 बची है, या इसको लिख देंगे 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 1.28 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, यानी 4th आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम दिया हमको 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको अपन Vp लिख देते, पोटेंशियल है, कितनी वैल्यू दी है हमको इसकी, 5 वोल्ट थ्रू आउट, है ना, यानी कि ये 5 वोल्ट वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वॉल्यूम से तो कुछ लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देख लेते हैं। तो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। अब क्या दिया है, V की वैल्यू दी है जो पोटेंशियल है, जिसको हमने Vp लिख दिया यहां पर, है ना, ये कैसा कांस्टेंट है, इसलिए dV की वैल्यू कितनी आएगी, dVp की वैल्यू 0। यदि ये वैल्यू यहां पे 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 0। तो क्या आंसर आएगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 3rd वाला आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एस मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, यानी C इन एयर, कैपेसिटी एयर कितनी दी है, 6 माइक्रोफैरड, है ना, क्या वैल्यू दी आपको, 6 माइक्रोफैरड। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरड, मीडियम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 30 माइक्रोफैरड। दो चीज दी हमको, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आपको मीडियम की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्या निकालना है, एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मालूम है कि सी एयर और सी मीडियम, यदि हम इनकी बात करें तो इनका जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर कोई मीडियम डालते हैं तो उसका
कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये जो वैल्यू है वो किसका फॉर्मूला है, वो सी एयर का फॉर्मूला है। यानी आपके पास में रिलेशन है सी एम इक्वल टू के इंटू सी एयर। इससे आप के निकाल सकते हैं, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा सी एम अपॉन सी एयर। अब इसको सॉल्व करें तो सी एम की वैल्यू दी 30/6, 30/6 मीन्स ये आ गया 5। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया। आपको निकालना है उसकी परमिटिविटी निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परमिटिविटी से क्या रिलेशन होता है, और हमें ये मालूम है कि हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन लिखते हैं, तो हमको एप्सिलॉन निकालना है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना जाएगा, के आया हमारा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन भी है और नहीं भी गिवन है तो हमको उसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 40 और 40 प्लस 4 44.25 इंटू 10 टू दी पावर -12। अब अपने ऑप्शन में देखते हैं हम इसे कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन में जिसमें 44 आ रहा, 44 आ रहा हो तो अपना इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10 टू दी पावर -10, जिसमें ऑप्शन होगा वो आंसर है हमारा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पेज नंबर 104 पर, फिगर नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 104 फिगर नंबर 3.9। तो कॉपर के लिए सीधे सीधे ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें फर्स्ट वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये भी आपका सेम पेज नंबर का क्वेश्चन है। पेज नंबर एनसीईआरटी का सेम पेज नंबर कितना बताया आपको, 104। इसका ये लास्ट लाइन पेज नंबर एनसीईआरटी की बात हो रही है ना, यहां पे पेज नंबर 104 का लास्ट लाइन से आपको मिल जाएगा कि जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी हो गई, वीडी लिख देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। हैज द मोबिलिटी यानी म्यू निकालना है आपको। अब तीन चीजें ये म्यू, ई और वीडी, सिंपल सा रिलेशन है आपका। म्यू इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन ई। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आया है। आपको सबको डेफिनेशन मालूम है कि मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट करके सीधे सीधे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वीडी कितना दिया हमको, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -10। तो 7.5 से 3 गया तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाके हो गई है 10 टू दी पावर 6। ये आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 6। इस तरह से फोर्थ वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको, इस प्रकार से ये कलर कोड दिया है, इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको सीधे सीधे सबको याद है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। हमको इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहला वाला येलो, तो 0 1 2 3 4, फर्स्ट डिजिट हो गया 4, वॉलेट
5 6 7, सेकंड डिजिट हो गया 7 इंटू 10 टू दी पावर, थर्ड डिजिट हो गया ब्राउन, ब्राउन यानी ये वाला 1, तो 10 टू दी पावर 1 प्लस माइनस गोल्ड मीन्स 5%, सबको पता है ये, तो ये कुल मिला कितना हो गया 470 प्लस माइनस 5 ओम। तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस। यानी मीटर ब्रिज की बात करें तो हम यहाँ पे लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए वो x ओम है, किससे बैलेंस होता है, राइट साइड में उसके लगा हुआ है 10 ओम का रेजिस्टेंस, इससे वो बैलेंस होता है। ठीक है, क्या लिखा था मीटर ब्रिज में, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड विद द लेफ्ट गैप, तो रेजिस्टेंस वायर लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है, इस बैलेंसेस विद द 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है। और नीचे अपन बना देते हैं मीटर ब्रिज के वायर, ये मीटर ब्रिज का यहां से यहां तक का वायर हो गया, है ना। मीटर ब्रिज का वायर यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी 1 मीटर हो गई। ठीक है, विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इंटू 3:2, तो ये इसको 3:2 में डिवाइड करता है, यहां कहीं ले लेते हैं, ये रेशो 3 हो गया, ये रेशो 2 हो गया। अब टोटल लेंथ हमको मालूम है मीटर ब्रिज वायर की होती है 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 3:2 में डिवाइड करूं तो बिना कैलकुलेशन के मैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ये हो गया यहां से यहां तक का 60 सेंटीमीटर और ये हो गया यहां से यहां तक का 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से जो निकला होगा जॉकी के थ्रू या न्यूट्रल पॉइंट वो यहां निकला होगा इस टाइप से, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या रिलेशन है हमारा x/60 इक्वल टू 10/40, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा इससे x की वैल्यू, x इक्वल टू 60/4 यानी कि आ गया ये 15 ओम, यानी जो x वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये 15 ओम हो गया। आगे क्या दिया पढ़ते हैं अपन इसको, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, यानी जो x है इसकी लेंथ ऑफ x कितनी है 1.5 मीटर है और रेजिस्टेंस कितना है इसका 15 ओम है, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर, तो आपको बताना है कि जब इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां से देखें हम कि जब 15 ओम है तो लेंथ है इसकी 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर कर देता हूं मैं इसको। जब रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो कितनी हो जाएगी वो 150/15, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ रहा हमारा कि जब इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो इस वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे आंसर ऑप्शन में मीटर में दिए हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, या इसको लिख देंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, यानी आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दी है 599, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी है 1200 एम्पियर पर मीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसकी परमिएबिलिटी निकालनी है, म्यू निकालना है, और म्यू नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है। तो हम देखिए म्यू और काईएम में क्या रिलेशन होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस काईएम। तो वैल्यू पुट करें तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, वैल्यू दी भी है हमको, नहीं भी दी है तो भी हमको इसको याद रखना है। 1 प्लस 599 ये हो गया 600, सिंपली मल्टीप्लाई पर करना है। हम अब ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन में पाई है ना, ऑप्शन में पाई है तो पाई से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो सीधे सीधे क्या आएगा 4 इंटू 6
24 पाई इंटू 10 टू दी पावर, ये दो जीरो कम हो जाएंगे, -5। ऑप्शन को चेक करें तो कन्वर्ट कर लें थोड़ा सा हो, तो 2.4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस, तो 2.4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -4। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड वाला आंसर आता है। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह है। क्या क्वेश्चन दिया है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। तो लेंथ कितनी दी है इसकी? L इक्वल टू दिया हमको 50 सेंटीमीटर। हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स, कितना दिया आपको? 100 टर्न्स दिया हुआ है। कैरी से करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। करंट I की वैल्यू दी हमको 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, आपको B निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है B का? इक्वल टू द μ0 Ni। सिंपल फॉर्मूला है। μ0 की वैल्यू हमको मालूम है, N यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पर यूनिट लेंथ में। तो स्मॉल n इक्वल टू कितना जाएगा? कैपिटल N अपॉन L। तो ये कितना हो जाएगा? कैपिटल N कितना दिया हमको? 100, और लेंथ हमको कितनी दी है? 1/2 मीटर। तो ये हो गया आपका 200। तो ये वैल्यू पुट कर दें। μ0 की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। n की वैल्यू हमने निकाली 200। I क्वेश्चन में दिया हमको 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस दिए हैं हमको वो बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको सॉल्व करते तो क्या मिलेगा हमको? पाई मीन्स 3.14 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, तो ये हो गया 10 को इसमें कर दिए तो कितना हो गया? इंटू 10 टू दी पावर -7। 3.14 इंटू 2 तो हो गया 6.28 इंटू 10 टू दी पावर 7 में से 3 कैंसिल हो गए तो कितने बचे? -4, है ना। तो कौन सा वाला आंसर आएगा हमारा? इतना टेस्ला, है ना। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला आंसर आता है। तो हम थर्ड वाले पे टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यानी C की वैल्यू दी हमको 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। V इक्वल टू दिया हमको 200 वोल्ट सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज AC। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू दिया हमको 50 हर्ट्ज, यानी ये AC है हमारे पास में, AC वोल्टेज सोर्स है। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, आपको IRMS की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा फिर से की फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला ओम्स लॉ से आपको मालूम है, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो ये हो गया VRMS अपॉन R की जगह में यहां पर हम क्या जोड़ा है? कैपेसिटर जोड़ा है, तो हम यहां पर XC लिख लेंगे। तो अब हमारा काम क्या रह गया कि VRMS को निकालना और XC को निकालना। आप सबको मालूम है, यहां निकाल लेते हैं इसको, है ना। XC इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C या 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू C। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं VRMS अपॉन में XC। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई न्यू C इक्वल टू हो गया VRMS इंटू 2 पाई न्यू C। वैल्यू पुट करें तो VRMS मीन्स 200 इंटू 2 इंटू पाई मीन्स 3.14। पाई की वैल्यू हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं दी है, हमको हटा दिया उन्होंने। न्यू मीन्स 50 और उसकी कैपेसिटी दी है 40 माइक्रोफेरेड। तो 40 इंटू 10 टू दी पावर -6। सॉल्व करके देखते हैं। तो ये 2 इंटू 50 तो ये हो गया 100। 2 जीरो आ गए, उससे 2 जीरो इससे आ गए और 2 ये 4 जीरो हो गए और ये 5 जीरो
माइनस किए तो 1 0 बचा केवल अपने पास में, और ये 100 हो गया अपना, है ना। तो कितना बचेगा अपना 3.14 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 या 24, है ना, 24 यानी कि लगभग 24 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि लगभग ये आ रहा है 2.5, है ना, एम्पियर के आसपास। तो ये आंसर होगा। चेक करें तो कौन सा वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, ये लगभग 2.5 एम्पियर। यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर लिए, आप एक्चुअल कैलकुलेशन भी करोगे तो वही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। क्या दिया आपको, ये एलसीआर सर्किट है, एल, ये सी और आर, है ना, ये एल सी आर एलसीआर सर्किट है। इसमें से जब हमने एल को हटा दिया, एल को हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास में, आर और सी बचा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में, फर्स्ट केस में हमने एल को हटाया है तो क्या बचा है, आर और सी बचा है। उस कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि फेज डिफरेंस कितना होता है, π/3 होता है। तो डायग्राम कैसा बनता है इसका, वोल्टेज के लिए हम बात करें तो ये आपका VR हो गया, ये VC हो गया, ये इनका रिजल्टेंट आ गया, ये एंगल जो फाई है वो कितना दिया हमको, π/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या दिया हमको, इफ इंस्टेड ऑफ C इज रिमूव्ड, यदि L की जगह मेरे C को हटाते हैं तब भी कितना फेज डिफरेंस आ रहा है उसका, π/3 ही आ रहा है। यानी सेकंड केस में हम C को हटा रहे हैं तो हमारे पास कौन सर्किट बचेगा, LR सर्किट बचेगा। तो L ऊपर बनता है और R इधर नीचे। इनका डायग्राम भी बनाएंगे तो ये VR हो गया, ये VL हो गया, ये फेज डिफरेंस। अगेन यदि हम इसको कह देते हैं, इसको φRC कह देते हैं चलो, और इसको φLR कह देते हैं। ये भी कितना दिया हमको, π/3 दिया हुआ। ठीक है ना, दोनों केस में आ गए। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना आ गया इसमें, इस प्रकार से दोनों में π/3 बना दिया। तो आपको क्या जानना है, द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट इज, तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है हमको कि जब L नहीं था तब भी π/3 फेज डिफरेंस आ रहा है, और जब C नहीं है तब भी π/3 फेज डिफरेंस आ रहा है। यानी कुल मिलाकर जो एक्चुअल सर्किट है वो इस प्रकार से है। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे अपन VR चाहो तो लिख सकते हैं, इसको अपन VL लिख देते हैं, इसको VC लिख रहे हैं। तो इनमें फेज डिफरेंस, इन दो के बीच का फेज डिफरेंस भी π/3 है, इनके बीच का भी फेज डिफरेंस π/3 है। यानी कि कुल मिलाकर XL और XC दोनों कैसे हैं हमारे पास में, बराबर हैं। यानी कौन सी कंडीशन आ रही है आपकी, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है एक्चुअल में, ये है ना, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में जो Z आता है वो R के इक्वल आता है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन। दोनों के कारण यदि फेज डिफरेंस π/3 आ रहा है तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, और रेजोनेंस की कंडीशन में Z किसके बराबर होता है, प्योर रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला Z इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यदि मैं XL और XC को आपस में बराबर कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल टू R हो गया। आपको निकालना है क्या, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी कि cos फाई, cos फाई इक्वल टू होता है R/Z। और अभी हमने देखा कि जब ये सिचुएशन आती है तो Z और R दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका R/R, तो काट पीट के 1 मिल गया। तो यानी cos फाई इक्वल टू 1 हो गया। तो पावर फैक्टर कितना आ गया आपका, cos कितने की वैल्यू 1 होती है, 0 की, है ना, cos 0 इक्वल टू 1 होता है। फाई कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया, और आपको क्या मिल जाएगा,
cos फाइव की वैल्यू +1 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। एक्चुअल में इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के रूप में भी अपन इसको कर सकते थे। जैसे ही हमको Z = R दिखा, यानी प्योर रेजिस्टेंस है, रेजोनेंस है तो पावर फैक्टर की वैल्यू उसके लिए 1 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ। क्या दिया हमको? सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स का जो सेपरेशन है उसको अपन किससे शो कर रहे थे? D को। तो D को क्या कर दिया उन्होंने? D/2 कर दिया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, और जो कैपिटल D है उसको डबल कर दिया, 2D कर दिया, ठीक है। देन द फ्रिंज विड्थ विल बी, फ्रिंज विड्थ को क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखते हैं, बीटा = होता है लैम्डा d/d, ये फॉर्मूला होता है। अब यदि इसमें मैं लैम्डा को तो कुछ करना धरना है नहीं, केवल अपन देख लेते हैं डी की जगह में मैं यदि 2D रख देता हूं और स्मॉल डी की जगह में d/2 रखता हूं, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 लैम्डा d/d। तो इस प्रकार से क्या मिल गया कि जो फ्रिंज विड्थ है हमारी कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले में क्या कहते हैं? डी को डबल और स्मॉल डी को हाफ करने पे 4 टाइम्स हो जाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलराइजेशन से हमको ब्रूस्टर एंगल के रिलेशन बताना है। तो हमको ये मालूम है, पहला तो हम ये देख ले, हमको ये मालूम है कि ग्लास के लिए जो ब्रूस्टर एंगल होता है, जिसको इन्होंने नोटेशन IB से डाला है, वो लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। अब 57 की वैल्यू है, डिग्री जो है वो किस किस के बीच में आ रही है? 45 और 90 के बीच में आ रही है ना। ये जो 57 है वो किस किस के बीच में है? 90 के बीच में है। तो 45 इज लेस देन IB इज लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। यदि हमें डाटा याद है, जैसे वाटर के लिए 53 होता है, 53 की वैल्यू भी देखिए तो 45 और 90 के बीच में ही है। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर होता है। दूसरा तरीका क्या है निकालने का? देखें जरा यहां पर हम, यदि हम ब्रूस्टर एंगल की बात करें तो ये इंटरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई। इस पर मान लीजिए ये नॉर्मल हमने ड्रॉ की है, इस पर कोई रे ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है मीडियम में, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल यदि IP है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? IP होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये R हो गया। इसका अर्थ हो गया IP और R इन दोनों का टोटल, IP + R इन दोनों का टोटल भी कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और क्लियर क्या दिख रहा है कि ये यहां पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो R की वैल्यू क्या होगी? IP से हमेशा कम होगी, क्योंकि रे क्या होगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल वाली सिचुएशन में रहेगी। तो यदि हम इसको हाफ भी करते हैं तो दोनों कितने कितने आते हैं? 45 डिग्री आते हैं। लेकिन यहां पे क्या दिया है कि जो R है वो कैसा है? IP से छोटा है, यानी IP क्या होगा? R से ग्रेटर होगा, यानी क्या होगा? 45 डिग्री से हमेशा ज्यादा रहेगा। ये जो IP की वैल्यू है हमेशा क्या रहेगी? वो 45 डिग्री से ज्यादा ही होगी। इस हिसाब से भी ऑप्शन पे टिक करें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ऑफ प्रिज्म इज A। तो अपन एक प्रिज्म बनाते हैं सबसे पहले। ये A हो गया, इस पे रे क्या हो रही है? कोई इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल बनाते हैं पहले। तो आगे क्या दिया है इसमें? एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस से कैसे निकल रही है? वो नॉर्मली बाहर निकल रही है। तो इसको पहले ऐसा ही बना लेते हैं, ये बाहर इस प्रकार से निकल रही है। ये डायग्राम बन गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R, और ये इससे नॉर्मली ऐसी बाहर निकल रही है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, तो आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू निकालनी है। तो ये नॉर्मली निकल रही है, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ये ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस से हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, ये 90 माइनस है तो बचा हुआ ये ए हो जाएगा। इससे निकाल लो, या दूसरा तरीका है कि आप, चलो इसी से निकालते हैं पहले। आर इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया, है ना। आप इस सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन ए। क्वेश्चन में कह दिया है कि वैल्यू ऑफ ए स्मॉल, यानी आई और ए स्मॉल है, तो साइन आई इक्वल टू अपन आई लिख सकते हैं, और ए इक्वल टू साइन आई को आई और साइन ए को ए लिख सकते हैं, तो आई अपॉन ए। इससे मिल जाएगा आई इक्वल टू म्यू इंटू ए मिल जाएगा। तो ये आंसर होगा आई इक्वल टू म्यू इंटू ए। ये फर्स्ट वाला आंसर है। इसके अलावा इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, आपको रिलेशन मालूम है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, तो यहां पे ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, इसलिए R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और R1 की वैल्यू R हो गई, तो ये ए के इक्वल हो गया, तो R इक्वल टू ए मिल गया। R इक्वल टू ए मिलने के बाद में ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर लो, आप चाहो तो डायग्राम से निकाल लो, चाहो तो इस रिलेशन से निकाल लो। तो कुल मिला के हमको क्या मिला, म्यू इक्वल टू आई अपॉन ए, इससे मिल जाएगा आई इक्वल टू म्यू इंटू ए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही रहता है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।